Hello students, this is Nitish Tiwari and I will be taking the video lectures of Indian Evidence Act. Indian Evidence Act is one of the most important subject of your 3-year 4th semester paper. भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके 3-year 4th semester पेपर में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको हमें डील करना है। आपके सामने स्क्रीन पर कॉलेज के नोट्स दिखाई दे रहे होंगे और आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 का सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है और हम लोग कोशिश करेंगे कि विल डील द सब्जेक्ट्स यूनिट वाइज। विल टेक अप द टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1 इनिशियली और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हमारे नोट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिलेबस के साथ साथ वो सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं वो सामने आपके दिए हुए हैं। आप 2013 से लेकर 14 के क्वेश्चंस, 15 के क्वेश्चंस, 16 के क्वेश्चंस, 17 के क्वेश्चंस, 18 के क्वेश्चंस और 19 के क्वेश्चंस देख सकते हैं। 2020 में जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था, इसी वजह से 20 के क्वेश्चंस हमारे नोट्स में आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अदरवाइज़ 19 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें लॉन्ग भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर करने का प्रयास करेंगे। विल डील ईच क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। और इंडियन एविडेंस एक्ट में आप देखेंगे, अगर आपके पास बैरेक्ट अवेलेबल होगा तो आप सब देख भी चुके होंगे कि वो मुख्यतः 3 भाग में विभाजित है, 3 पार्ट्स में विभाजित है और इसके 11 चैप्टर्स हैं। तो आपके इस सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस को हम लोगों को देखना है। पहले टॉपिक में, पहले यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड रिलेवेंसी, evidence and its relationship with procedural and substantive law, and definition of important terms, that is facts, fact in issue, what is relevant fact, what is evidence, what is documentary evidence. The different types of evidence are also to be dealt with. The topic of conspiracy, the principle of res gesta, ये सब भी हमें देखना है। तो इससे पहले कि हम विधिवत टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें, हम टॉपिक के बैकग्राउंड को समझने का आज प्रयास करेंगे। बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ बैकग्राउंड ऑल्सो। अगर पूरे सब्जेक्ट को सारगर्भित तरीके से समझने का प्रयास करना है तो उसके बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को भी समझने का प्रयास करना ज़रूरी हो जाता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द ईयर इज 1872। 1872 आप समझ सकते हैं कि ये प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, अंग्रेज़ों के समय बनाया गया एक्ट है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया एक्ट है और ये 1872 में बनकर तैयार हुआ था। और उससे पहले 1872 से पहले एक रूपता नहीं थी। इसको बनाने का एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ये है कि देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ एविडेंस। साक्ष्य के नियमों को लेकर एक रूपता नहीं थी। रॉयल चार्टर के द्वारा प्रेसिडेंसी टाउन्स कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश रूल्स ऑफ एविडेंस अप्लाई होते थे। और जो उसके बाहर का टाउन था जिसको हम लोग मुफस्सिल कोड कहते हैं, वहाँ पर बहुत हद तक कोर्ट्स का डिस्क्रिशन चला करता था। कोर्ट्स अपने विवेकाधिकार पर साक्ष्य जो है उससे जुड़े हुए नियमों को अप्लाई करने का काम करते थे। तो इससे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो प्रयास काफ़ी पहले से शुरू हो गए थे। एज अर्ली एज 1835 में एक
एक्ट बनाया गया था जिसमें रूल्स ऑफ एविडेंस थे। और उसके बाद 1835 से लेकर 1853 1853 तक करीब 11 ऐसे एक्ट्स बने जिसमें रूल्स ऑफ एविडेंस इनकॉर्पोरेट किए गए थे। इसके बावजूद वो एडिक्वेट नहीं माने, वो सारे साक्ष्य से जुड़े हुए नियमों को इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बाद में ये प्रयास और जारी रहा और हेनरी मेन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने इंडियन एविडेंस से जुड़े हुए नियमों को ड्राफ्ट करने का काम किया और उन्होंने 1868 में ये ड्राफ्ट सबमिट भी किया, लेकिन उस ड्राफ्ट को भी खारिज कर दिया गया ये कहते हुए कि ये भारतीय कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं है। और बाद में ये जिम्मेदारी सौंपी गई, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, उनका नाम था सर जेम्स स्टीफन का। सर जेम्स स्टीफन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इस इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने का काम करेंगे। और उन्होंने ड्राफ्ट किया और बाद में भी इनेक्टमेंट के रूप में लेजिस्लेचर के द्वारा पारित होता है। और 1872 डेट आप लोग याद रखेंगे, खासतौर से ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अक्सर ये डेट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डेट इन विच द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स। The date on which the Indian Evidence Act came into force is 1st of September 1872। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत में लागू होती है। ठीक है, इसके बाद हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका रोल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ का सेटअप है उसमें मुख्यतः क्रिमिनल लॉ को अगर जहाँ तक हम बात करें तो मुख्यतः वो 3 विधियों के इर्द गिर्द घूमता है। वो क्रिमिनल लॉ सेटअप में वो जो 3 विधियाँ हैं उनका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल लॉ पर भी इक्वली अप्लाई करता है, लेकिन अभी अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो it plays a major part in the administration of justice as far as the criminal law is concerned। एक सवाल जो आता है, जो आपके यूनिट 1 के सिलेबस की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एविडेंस एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ। तो सारभूत विधि और प्रक्रियात्मक विधि से साक्ष्य का क्या संबंध है। तो इसको समझने के लिए you need to understand the terms that is substantive law and the procedural law। ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर जो क्रिमिनल लॉ में इन 3 विधियों की बात कर रहे थे, तो ये इन दोनों ही लॉज का, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ का बड़ा रोल है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिफाइन करने का काम करता है। द लॉ विच डिफाइंस द राइट एंड लाइबिलिटीज of a party is known as substantive law। What is procedural law? So procedural law is the law which enforces the rights and liability of a party। जो enforce करने का काम करती है वो है procedural law। जैसे हमारे अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो IPC comes under the purview of substantive law। ये सारभूत विधि के दायरे में आती है। जैसे आप किसी के घर में अगर कोई हत्या हो जाती है तो IPC ये बताती है कि हत्या कब मानी जाएगी, मर्डर कब माना जाएगा, और वो 300 में 4 एलिमेंट्स दिया हुआ IPC की धारा 300 में, और अगर उन 4 धाराओं में किसी एक कंडीशन की अगर पूर्ति हो रही हो तो वो हत्या कहलाएगी, वो ऑफेंस हत्या बन जाएगा। हत्या बनने से क्या होता है, वो अगर एक्ट को हत्या किया गया तो यानी आपका राइट जो एग्रीव्ड पार्टी है, और आप क्रिमिनल लॉ में पढ़ चुके हैं कि क्रिमिनल लॉ में एक पार्टी स्टेट होती है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ सीरियस नेचर, ग्रीवियस नेचर का
क्रिमिनल ऑफेंस ग्रीवियस नेचर का माना जाता है, और वहाँ पर ये माना जाता है कि इट इज़ नॉट एन एक्ट अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल ओनली बट इट इज़ एन एक्ट अगेंस्ट द सोसाइटी इटसेल्फ। तो वहाँ पर एक पार्टी स्टेट होती है, तो चूंकि किसी की हत्या हो रही है तो उसका ये अधिकार है, या उसके ऊपर कोई और दूसरा ऑफेंस भी कारित हो रहा है तो उसका ये अधिकार है कि जिसने किया है उसके ऊपर ये लायबिलिटी जाए कि जिसने किया है वो उस दंड को भोगने के लिए लायबल हो। द पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस मस्ट बी हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट। तो आईपीसी यहाँ तक तो बता देती है, वो राइट्स एंड लायबिलिटी को डिफाइन तो कर दे रही है कि यहाँ पर आपका राइट अराइज हो रहा है, यहाँ की आपकी दूसरे पार्टी की लायबिलिटी अराइज हो रही है। लेकिन इतना कर देने भर से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एट सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों का रोल होता है। तो आईपीसी डिफाइंस द ऑफेंस, डिफाइन कर देती है, तय कर देती है कि ये कार्य किस ऑफेंस में आएगा और उसके बाद कितनी सज़ा मिलेगी। लेकिन इसको सज़ा दिलवाई कैसी जाए, पनिशमेंट उसको मिले कैसे, ये काम प्रक्रियात्मक विधि करती है, ये काम प्रोसीजरल लॉ करता है। और जैसे ही कोई ऑफेंस हुआ तो आमतौर पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर जो हैं वो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में दिए हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको क्या करना होता है, स्टेट को क्या करना होता है, पुलिस क्या करती है, पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है। द पुलिस कलेक्ट्स द एविडेंस रिगार्डिंग द ऑफेंस। तो जो साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है, जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, उससे जुड़े हुए नियम आपके साक्ष्य विधि में हैं। तो इकट्ठा किया जाना ये क्या है, ये प्रोसीजरल विधि का, ये प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है। और किस तरीके से इकट्ठा किए जाएंगे, या आखिर कौन से साक्ष्य किस कैटेगरी में आएंगे, किस साक्ष्य की कितनी वैल्यू होगी, किस एविडेंस की कितनी वैल्यू होगी, इसको बताने का काम इंडियन एविडेंस एक्ट करता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्रिमिनल लॉ के साथ साथ सिविल लॉ पर भी इक्वली अप्लाई होता है। अगर किसी की हत्या हुई है तो उसको हत्या को साबित करने के लिए भी इंडियन एविडेंस एक्ट का रोल है। और मान लीजिए अगर सिविल सूट में किसी को अपनी विरासत प्रूफ करनी है, विल एग्जीक्यूट होने का मामला है और किसी की उस मामले में डेथ को प्रूफ करना है, तो वहाँ पर भी किसी की डेथ को इंडियन एविडेंस एक्ट के नियमों के द्वारा ही प्रूफ किया जाए। इसीलिए इट अप्लाइज इक्वली टू द क्रिमिनल लॉ एज वेल एज द सिविल लॉ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़ी हुई ये बैकग्राउंड को समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए, ताकि आप समग्र रूप से इस लॉ को समझ सकें। एविडेंस की जो मीनिंग है, एविडेंस शब्द से आप सब परिचित होंगे। यू ऑल मस्ट हैव बीन एक्वेंटेड विथ द वर्ड एविडेंस। तो जो सामान्य तौर पर आप एविडेंस से समझते हैं, बहुत हद तक उसी अर्थ में एविडेंस एक्ट में उसको लिया गया है। हालांकि उसकी मीनिंग थोड़ी डाइवर्स है, उसकी मीनिंग ज़्यादा वाइड है, जो कि हम जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होता जाएगा। एविडेंस एक्ट जिस शब्द से निकला है वो है एविडेयर। एविडेयर मीन्स टू क्लियर, किसी चीज़ को स्पष्ट करना जो है वो साक्ष्य होता है। हालांकि हमारे यहाँ जो डेफिनेशन सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मूल उसके बेस भी यही है कि अंततः साक्ष्य का काम है किसी तथ्य को स्पष्ट करना। ये 3 शब्द आपको साक्ष्य विधि में ज़रूर समझने हैं। एक होता है फैक्ट, एक होता है एविडेंस और एक होता है प्रूफ।
ये तीन ऐसे शब्द हैं। पूरी एविडेंस एक्ट का जो उद्देश्य है वो फैक्ट से प्रूफ तक पहुंचने की यात्रा है। फैक्ट से प्रूफ तक पहुंचने की यात्रा है। तथ्य, साक्ष्य और सबूत। सबूत और साक्ष्य को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। वी डीम इट टू बी सिनोनिमस टू द बोथ द वर्ड्स। हम लोग एक दूसरे को सिनोनिमस के रूप में ट्रीट करते हैं, एविडेंस को, प्रूफ को। बट इन द इंडियन एविडेंस एक्ट the both the terms are treated separately. Evidence has different meaning while proof has different meaning. Although they are related to each other, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के अर्थ जो हैं वो अलग हैं। तो जैसा मैंने कहा, यात्रा फैक्ट से प्रूफ तक की है, और एविडेंस एक्ट वो दो, अगर एक तरफ फैक्ट है एक तरफ प्रूफ है, तो ब्रिज का काम कोई करता है तो वो एविडेंस करता है। तथ्य को साबित करने का कोई काम करता है तो वो साक्ष्य करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सवाल है कि मेरे सामने रखा जो डिवाइस है वो मोबाइल है कि नहीं, तो इस बात को साबित करने के लिए, इस फैक्ट को साबित करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? मोबाइल से जुड़ी हुई जो एलिमेंट्स हैं उस बात को रखना पड़ेगा। जैसे प्रूफ करने के लिए अगर मैं ये दिखाऊं कि इसमें कितनी बड़ी स्क्रीन है, इसमें कॉलिंग की फैसिलिटी दी गई है, इसमें कैमरा की फैसिलिटी दी गई है, इसमें मैसेजिंग की फैसिलिटी दी गई, इसमें व्हाट्सएप की फैसिलिटी दी गई है, इनको लेकर मैं क्या करूँगा? ये सारा क्या है? मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। किस तथ्य को लेकर? किस फैक्ट को लेकर? इस फैक्ट को लेकर कि ये मोबाइल है। और जब मेरे द्वारा दिया गया साक्ष्य, मेरे द्वारा दिए गए एविडेंस, द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय मी, इफ द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय मी कन्विंसेस द कोर्ट that through these evidences the fact, that is whether it's a mobile or not, is established, then it would deem to be proved. अगर ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है मेरे द्वारा, साक्ष्य के द्वारा ये तथ्य स्टैब्लिश हो जाता है, स्थापित हो जाता है कि ये मोबाइल है, तो इसको सबूत माना जाएगा, प्रूव्ड माना जाएगा, साबित माना जाएगा। ठीक है? तो ये बेसिक टर्म्स जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में बिफोर हैंड आपको समझने ज़रूरी हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे हमने फैक्ट का प्रयोग किया। फैक्ट को हम लोग सेपरेटली सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग को भी स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। अभी मोटे तौर पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ताकि एक आइडिया आपको मिले कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस तरीके से साक्ष्य के नियमों को, साक्ष्य के नियमों से संबंधित उपबंध करता है। अब हम कोशिश करेंगे सेक्शन वाइज पढ़ने की। जैसा कि आप सामने अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस यूनिट में हमें जो जो क्वेश्चंस देखने हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को देखने हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखने हैं। मेनली सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक ये यूनिट जो है प्रिस्क्राइब्ड है। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 10 तक की यात्रा हमको करनी है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आएंगे, कुछ ऐसे भी सेक्शंस आएंगे विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द नोट्स। तो कुछ ऐसे भी टर्म्स को, कुछ ऐसे भी सेक्शंस को हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे सेक्शन 1 सब्जेक्टिव पेपर में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेक्शन 1 से जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो सेक्शन 1 को हम सबसे पहले डिस्कस करने का काम करेंगे। सेक्शन 1 में हम देखेंगे कि सेक्शन 1 ये कहता है, आपकी स्क्रीन पर मैं कोशिश करता हूँ कि वो शो हो जाए। सेक्शन 1
आपके स्क्रीन पर है, और ये कहता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन एविडेंस एक्ट। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। और उसके बाद ये लिखा हुआ है एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। आपके सामने वेयर में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये अप्लाई नहीं होता है। आज के करंट सिनारियो ये है कि इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर भी इंटीग्रल इंडिया का पार्ट है, और ख़ास तौर से 370 को लेकर जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद इसमें एक बड़ी तब्दीली आई है कि ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स में जम्मू कश्मीर इंक्लूड होने लगा है। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इट्स एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और फिर आगे कहता है कि एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। ये क्या है? इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है, और यह किसी न्यायालय में या न्यायालय में समस्त न्यायिक कार्रवाइयों में लागू है। तो टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग को इंडियन एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया। द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये डिफाइन कहाँ है? ये डिफाइंड है सीआरपीसी में। तो जब कोई टर्म स्पष्ट रूप से किसी विधि में डिफाइंड नहीं होता है तो हम दूसरी विधियों का सहारा लेते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ अदर लॉज। तो चूंकि दोनों प्रोसीजरल लॉ का हिस्सा हैं, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की वही मीनिंग जो सीआरपीसी में दी गई है वही इंडियन एविडेंस एक्ट में अप्लाई होगी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 स्पष्ट तौर पर क्या कहता है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ध्यान रखिएगा, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट के रूल्स अप्लाई नहीं होते। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पर डिफाइंड है? तो ये डिफाइंड है, सेक्शन आप याद रखेंगे, सेक्शन 2I ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन करते हुए सेक्शन 2I ये कहता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग includes any proceeding in the course of which evidence may be taken on oath. Evidence may be taken on oath. न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जहां पर ऑन ओथ एविडेंस लिया जाता हो उसी प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। अगर कोई जुडिशरी में मान लीजिए कोई जुडिशियल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, तो ऐसे केस में वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहलाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग वही है जहां पर एविडेंस ऑन ओथ लिया जा रहा है। इस बात को क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में एक बहुत कॉमन सवाल है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, और फिर उसमें दे दिया जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, बी नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग, सी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, डी ओनली ए। इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। फिर आगे सेक्शन 1 कहता है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इन और बिफोर एनी कोर्ट, ध्यान रखिएगा, एंड इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल को भी इंक्लूड करता है, जिसको आमतौर पर जो ऐसे कोर्ट्स जो आर्मी से रिलेटेड मैटर गवर्न करते हैं उसको भी इंक्लूड करता है। लेकिन आगे ये कहता है सेक्शन 1
कि अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट और द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, ये या और द एयरफोर्स एक्ट, ये 3-4 ऐसे एक्ट्स हैं जिनको छोड़कर वो कोर्ट मार्शल पर अप्लाई होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है, फिर आगे ये भी कहता है एयरफोर्स एक्ट के बाद अगर आप पढ़ेंगे बट नॉट टू एफिडेविट्स, ध्यान रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल। जैसा मैंने कहा था मैं सेक्शन 1 इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इससे 2 से 3 सवाल निकलते हैं। एक आपने पढ़ा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया सेक्शन 2I में, ऐसी प्रोसीडिंग जहाँ पर एविडेंस ऑन ओथ लिया जाता हो, शपथ पर साक्ष्य लिया जाता हो। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एंड बिफोर एनी कोर्ट की बात की गई। ठीक है, किसी न्यायालय में किसी भी न्यायालय को इंक्लूड कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये बता रहा है कि ये कोर्ट मार्शल को इंक्लूड तो करता है, लेकिन ऐसे कोर्ट मार्शल जो कि आर्मी एक्ट से कन्वीन हुए हैं, नेवल डिसिप्लिन एक्ट से कन्वीन हुए हैं, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट से कन्वीन हुए हैं, एयरफोर्स एक्ट से कन्वीन हुए हैं, उनको इंक्लूड नहीं करता है। वहाँ पर ये साक्ष्य विधि के नियम द रूल्स ऑफ एविडेंस विल नॉट अप्लाइज टू द अबव मेंशन्ड एक्ट। लेकिन फिर कहता है बट नॉट टू एफिडेविट्स, हलफनामा जिसको शपथ पत्र कहते हैं, उस पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफिडेविट्स आर नॉट ट्रीटेड एज एविडेंस एज फार एज द इंडियन एविडेंस एक्ट इज कंसर्न। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की नज़र में जो शपथ पत्र है आपका वो एविडेंस नहीं माना जाता है। हालांकि ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल से एफिडेविट को खारिज किया जाता है। अगर आप CPC पढ़ेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड में एफिडेविट को साक्ष्य के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो एफिडेविट पे नियम है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तक रेस्ट्रिक्टेड है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, और फिर कह रहा है कि प्रेजेंटेड और ऑफिसर नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता है। मध्यस्थ जो हैं उन पर भी ये इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करता है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। मध्यस्थ पर इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो आर्बिट्रेटर हैं उनको बनाने का मोटिव ही यही होता है कि किसी मामले को स्पीडली डिस्पोज ऑफ किया जा सके, त्वरित गति से उस मामले का निपटारा किया जा सके। अगर आप उसमें भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई करेंगे जैसा कि न्यायालयों में होता है तो वो प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो अल्टीमेट मोटिव है आर्बिट्रेशन का वो डिफीट हो जाएगा। इसीलिए ये आर्बिट्रेशन पर भी, आर्बिट्रेटर पर भी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल पर अप्लाई होगा। ट्रिब्यूनल के केस में, क्योंकि ट्रिब्यूनल यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो उस केस में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। तो सेक्शन 1 हम लोगों ने आज देखने का प्रयास किया और इसके बैकग्राउंड को जानने का प्रयास किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, दैट इज सेक्शन 3। सेक्शन 2 हैज़ बीन रिपील्ड, तो सेक्शन 2 देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अगले लेक्चर में सेक्शन 3 से मिलते हैं।